दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे बातें करता हूँ कोई न कोई जन्म कुंडली विशेष पर या कोई न कोई ज्योतिष के विशेष विषय पर। आज आपके सामने जो कुंडली दिख रही है यह कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है। यह इस शताब्दी की सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे बलवान, सबसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री की कुंडली है। आइए पहले आपको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली से परिचय करवा दूं। यह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न में शनि है। इनके सप्तम भाव में मकर का चंद्रमा है। इनके पंचम भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य और बुध है। इनके छठे भाव में शुक्र और राहु है। इनके 11वें भाव में वृष राशि का बृहस्पति है। बृहस्पति केवल वृष राशि में ही नहीं है, वह नवमांश में भी उसी राशि में है, इसलिए बृहस्पति इनका वर्गोत्तम भी है। केतु इनका 12वें भाव में है और शुक्र इनका नवमांश में स्वग्रही है। इनका सूर्य नवमांश में स्वग्रही है। दोनों छठे और 7वें भाव में बैठे हैं। एक विपरीत राजयोग सा बन रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे जब आगे कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी कुंडली का लग्न अश्लेषा नक्षत्र में है जिसका स्वामी बुध होता है। इनका चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य होता है और इनका सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है जिसका स्वामी शनि होता है। सूर्य, बुध और शनि के मणिकांचन संयोग से इनका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। यह कभी कठोर, कभी कोमल, कभी बिल्कुल दृढ़, कभी देश के लिए एकदम चट्टान सी। तो इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे, इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे बड़ा नहीं होता, उसके जन्म कुंडली में कुछ न कुछ बातें वैसी होती हैं जो उससे बड़ा बना जाता है। मेरा तो यह मानना है कि सब कुछ प्रीडिस्टिन्ड होता है, नियतिबद्ध होता है। हम लोग यहाँ पुनर्जीवित करते हैं अपने उन पूर्व संस्कारों का, अपने उस प्रारब्धों का। इनकी कुंडली को जरा गौर करके देखिए। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग तो दिखता है, दामिनी योग तो दिखता है। इनकी कुंडली में एक जो सबसे महत्वपूर्ण 2 योग है उसकी मैं चर्चा आपको करना चाहता हूँ और वृहद ढंग से करना चाहता हूँ, विस्तृत ढंग से करना चाहता हूँ। सो क्यों? ताकि आपको यह पता चले कि यह कुंडली इतनी विशिष्ट क्यों है। एक ब्रह्मा नामक योग होता है। ब्रह्मा नामक योग में जब बृहस्पति केंद्र में हो, किससे केंद्र में हो? तो 9वें भाव के स्वामी से बृहस्पति केंद्र में हो। शुक्र 11वें भाव के स्वामी से केंद्र में हो और बुध या तो लग्नेश से केंद्र में हो या वह 10वें भाव के स्वामी से केंद्र हो। इनकी कुंडली में जरा गौर से देखिए। 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति, वह बृहस्पति से केंद्र में है ही, पहली शर्त पूरी होगी। शुक्र 11वें भाव का स्वामी शुक्र, तो शुक्र से शुक्र स्वग्रही है ही, दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त, अब देखिए कि मंगल से बुध जो है वह केंद्र में है या नहीं, तो मंगल से बुध भी केंद्र में है। इस तरह से जो ब्रह्मा योग है वह पूरा का पूरा इनकी कुंडली में बनता है। 9वें भाव से बृहस्पति केंद्र में, 9वें भाव के स्वामी से, 11वें भाव के स्वामी से शुक्र केंद्र में और 10वें भाव के स्वामी मंगल से बुध केंद्र में। तो यह पूरा का पूरा ब्रह्मा योग इनकी कुंडली में बन रहा है और बहुत सशक्त योग है ये। और इस योग ने इन्हें न केवल देश का प्रधानमंत्री बनाया है बल्कि योग्य और कर्मठ प्रधानमंत्री बनाया है। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जिसने सही समय पर सही फैसले लिए। जहाँ कठोर होना था वहाँ कठोर हुई, जहाँ मृदुल होना था, जहाँ कोमल होना था वहाँ कोमलता से देश को सींचा। एक और बहुत बड़ा सा योग है इनकी कुंडली में। पुरुष के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है। महिलाओं के लिए जो होता है उसे भी महाभाग योगी कहते हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो शर्त हैं, वो बिल्कुल उलट जाते हैं।
जब पुरुषों में होता है तो सब कुछ विषम राशि में होना चाहिए। विषम राशि में लग्न, विषम राशि में सूर्य, विषम राशि में चंद्रमा और दिन का जन्म होना चाहिए। महिलाओं में जब ये महाभागी योग संपन्न हो तो ठीक उलट, मतलब सम राशि में लग्न, सम राशि में सूर्य, सम राशि में चंद्रमा और रात्रि का जन्म, इनका सब कुछ होता है ना। देखिए जरा, विषम राशि का लग्न कर्क, सम राशि का है वो लग्न, सम राशि का ही चंद्रमा है 10 मकर, और सम राशि का ही सूर्य है 8 वृश्चिक राशि का, और रात्रि का जन्म है तो महाभागी योग हो गया ना। अच्छा, इतना ही नहीं, कई सारे योग हैं। एक छोटे से वीडियो में तो सारी बातें नहीं कहा जा सकती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। इनका गौर करके देखिए, इनके साथ एक डिफरेंट तरह का योग बनता है इनकी कुंडली में, जिसको हम लोग महायोग कहते हैं। स्थान परिवर्तन का योग होता है। जब एक ग्रह अपने दूसरे ग्रह के स्वामी के जगह बैठ जाए और दूसरे जगह का स्वामी का वह पहले घर के ग्रह के स्वामी में बैठ जाए, तो इसे ग्रहों का स्थान परिवर्तन कहते हैं। जरा गौर करके देखिए, पहले लग्न से ही शुरू करें। लग्न में जो शनि है वह चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, तो हो गया ना स्थान परिवर्तन। चंद्रमा के घर में शनि और शनि के घर में चंद्रमा, ये पहला महायोग। दूसरा, सूर्य के घर में मंगल और मंगल के घर में सूर्य। दूसरा भाव और पंचम भाव के बीच में स्थान परिवर्तन हो रहा है, यह भी एक महायोग है। जहाँ पर सूर्य जिस राशि का स्वामी है वहाँ मंगल बैठा है, और जहाँ मंगल जिस राशि का स्वामी है वहाँ सूर्य बैठा है, यह भी एक महायोग बन रहा है। अब जरा 11वां और छठे का देखिए। बृहस्पति शुक्र के घर में है और शुक्र बृहस्पति के घर में है। वैसे तो इस योग को अच्छा योग नहीं मानते, दैन योग मानते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में कुछ विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि नवमांश में ये दोनों ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। नवमांश में बृहस्पति वर्गोत्तम है और जो शुक्र है वह स्वग्रही है। तो यह भी, यद्यपि यह दैन योग बना रहा है, लेकिन नवमांश में दोनों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाने से स्थिति कुछ इनके अनुकूल ही हो जा रही है। अब हम बात करें कि कुछ खराब योग तो बने होंगे, क्योंकि खराब योग भी इनके जीवन में आए, और ऐसे ऐसे नहीं आए, बहुत सारे आए। इन्होंने अपना एकदम नवयुवक पुत्र खो दिया। कुछ उस तरह के झंझट भी हुए इनको। कुछ देर ये जो देश की सर्वोच्च सत्ता थी उससे दूर रही। तो ऐसे योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं क्या? जरा गौर कीजिए। एक होता है पाप कर्तरी योग। जब लग्न के अगल बगल 2 क्रूर ग्रह बैठ जाएं, तो इसे हम कहते हैं पाप कर्तरी योग। शनि तो बैठा ही है लग्न में, उसके दूसरे घर में मंगल बैठा है, और 12वें घर में केतु बैठा है। तो एक पाप कर्तरी योग का निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा है। इनके आयु की बात करें तो आयु देखने का जो तरीका हमारा है वह जीवनी का तरीका है। हम लोग लग्न देखते हैं, हम लोग अष्टम भाव देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, अष्टमेश देखते हैं, शनि देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, और फिर उनने निकालते हैं कि क्या वे स्थिर भाव में हैं या चर भाव में हैं या द्वितीय स्थान में हैं। और उसके बाद एक खास प्रक्रिया है, तो हमें निकल कर आ रहा है कि 2 रीति से ये दीर्घायु दिखती हैं। तो 64+ को दीर्घायु योग में जेमिनी काउंट करते हैं। उस दृष्टि से इनका दीर्घायु योग हुआ ही, लेकिन जो मृत्यु हुई वह बहुत ही जघन्य और दुर्दांत जैसी मृत्यु थी। वह
अपने ही लोगों ने, जब ये सत्ता में थी, जब यह देश की प्रधानमंत्री थी, इनके निवास स्थल के सुरक्षाकर्मी ने ही इन पर गोली चलाई। और गोली इसीलिए चलाई गई कि इन्होंने कड़े समय में कड़े निर्णय लिए थे। खालिस्तान की मांग हो रही थी, अमृतसर में आतंकी बैठे थे, आतंकी को निकालना ज़रूरी था। तो जिस तरह से 1971 में इन्होंने कड़े निर्णय लिए थे, वैसे कुछ निर्णय इनको लेने पड़े। और वो निर्णय इन्होंने अपने लिए नहीं लिए थे, इन्होंने निर्णय देश के लिए लिए थे। देश की जो एकजुटता है उसके लिए लिए थे, देश की खुशहाली के लिए लिए थे। तो उसके लिए इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और वह दिखता है इनके लग्न में शनि के होने से और शनि के अगल बगल पापकृत योग होने से। और मज़े की बात यही है कि शनि में जब राहु आया तो इनकी यह मृत्यु हुई, और इस तरीके से मृत्यु हुई। तो कहने को तो ढेर सी बातें हैं, लेकिन हम विराम देते हैं अपने वीडियो को यहीं पे। मेरा इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना मुझ पर प्रेम लुटाते रहिए। आपको नमन, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम।